नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का साइंस की पुस्तक का अध्याय 10। ठीक है मित्रों, विज्ञान का अध्याय 10 पढ़ेंगे। इसके पहले हम 9 पाठ पढ़ चुके हैं, 9 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए आज हम 10वां अध्याय पढ़ते हैं। तो इस 10वें अध्याय का नाम क्या है? गति एवं दूरियों का मापन। ठीक है मित्रों, तो देखिए इसमें आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि हमें इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। ठीक है मित्रों, गति के बारे में, विभिन्न अलग अलग वाहनों के बारे में कि वो कितनी स्पीड से चलते हैं, हम किस गति से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस गति को हम कैसे मापेंगे, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, आज का अध्याय। ठीक है, तो देखिए पहेली तथा बूझों की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश। ठीक है मित्रों, सभी बच्चे क्या है, ग्रीष्म अवकाश से लौट कर आए हैं। ठीक है, तो जब भ्रमण किया है उन्होंने ग्रीष्म अवकाश में, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं कि जब ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियां हुई थी तो आप सभी लोग कहाँ घूमने गए थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो एक बच्चा क्या बोलता है, वह अपने पैतृक गांव, सबसे पहले वो अपने पैतृक गांव जब वो जा रहा था तो पहले वो रेलगाड़ी से गया, उसके बाद में बस से गया और फिर अंत में वह बैलगाड़ी का उपयोग करके अपने पैतृक गांव पहुंचा। फिर एक विद्यार्थी ने बोला कि उसने यात्रा किससे की? वायुयान से की थी। ठीक है मित्रों, उसने कैसे यात्रा की? वायुयान से उसने यात्रा की। एक अन्य विद्यार्थी बोलता है कि मैं अपने चाचा जी के साथ नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किया। ठीक है, तो उसने नाव में सैर करके अपना ग्रीष्म अवकाश व्यतीत किया अपने चाचा के साथ मछली पकड़ते हुए। ठीक है मित्रों, तो देखिए इधर पे हमें क्या पता चला कि हम दूरियां, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी विभिन्न प्रकार के माध्यमों से तय कर सकते हैं। ठीक है, हम बस, रेल, वायुयान, बैलगाड़ी, ठीक है, नाव, इन सारी चीज़ों से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात उनके अध्यापक हैं, वो कक्षा में आते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, विद्यार्थियों से कहते हैं, वो समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहते हैं जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चलते थे। ठीक है, तो देखिए जो विभिन्न देश हैं उनने मंगल की खोज के लिए, ठीक है, मंगल ग्रह है जो हमारा, उस पे खोज के लिए अलग अलग देशों ने अपने अपने अंतरिक्ष यान से, ठीक है, अंतरिक्ष यान से, जो उनके यहाँ की एजेंसी होती है अंतरिक्ष यान वाली, ठीक है मित्रों, जो ये अंतरिक्ष से रिलेटेड प्रेक्षण करती है, अपने प्रयोग करती है। ठीक है, वो एजेंसी जो होती है वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मित्रों, तो वो जो एजेंसी होती है, जैसे हमारे भारत देश की एजेंसी कौन सी है? हमारे भारत देश में एजेंसी है इसरो। ठीक है, तो ये जो इसरो है अमेरिका की हो गई, नासा, इसी प्रकार से अलग अलग देशों की बहुत सी एजेंसियां हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैं जिन्हें हम अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बोलते हैं। तो ये केंद्र ही अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यान छोड़ता है और उन अंतरिक्ष यानों में क्या है, मंगल तक ले जाया जाता है या अंतरिक्ष तक वो यान जाता है, और जो भी उन्हें सैटेलाइट हो या जो भी उनको वहाँ पे स्थापित करना हो अंतरिक्ष में, या मंगल की कक्षा में जो भी चीज़ स्थापित करनी होती है, वो उस अंतरिक्ष यान के जरिए वो मंगल ग्रह तक और अंतरिक्ष तक उन सारी चीज़ों को पहुँचा देते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से मंगल ग्रह तक भी अंतरिक्ष यान द्वारा वो जो पहिए वाली गाड़ी है, पहिए वाला जो वाहन है, छोटे पहिए वाला वाहन, वो अंतरिक्ष यान के जरिए ही मंगल ग्रह तक पहुंचाया गया। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे, आपने पेपर में सुना होगा कई जगहों पे
जो भी कक्षा 6 में, अभी क्लास 6 में जो भी बच्चे हैं, उन्होंने ज़रूर इसरो, नासा और अलग अलग एजेंसियों जैसे स्पेस एक्स हो गई, ठीक है मित्रों, तो ऐसे यूरोपियन यूनियन की एजेंसी है, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है उनका, चाइना का भी है, जापान का भी है, रूस का भी है। तो इन सारी देशों के अपने अपने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, और ये अपने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से विभिन्न प्रकार की सैटेलाइट्स, उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजते रहते हैं। चंद्रमा पे भी भेजते हैं, ठीक है मित्रों। अभी भारत ने भी चंद्रयान के जरिए एक चंद्रमा पर एक क्या भेजा था, उपग्रह भेजा था, जो अभी भी उसका क्या कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और लगातार वहाँ से जानकारी पृथ्वी तक हमारे वैज्ञानिकों के पास भेज रहा है। इसी प्रकार से भारत ने मंगल तक भी एक कुछ चीज़ पहुंचाई थी, ठीक है मित्रों, उपग्रह पहुंचाया था, वो भी मंगल की जानकारी दे रहा है अभी भी वो जहाँ तक चालू कंडीशन में है, ठीक है मित्रों। उसकी जानकारी मुझे अच्छे से नहीं है, तो आप उसकी जानकारी नेट से निकाल सकते हैं और इनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। मैं किसी और वीडियो में पूरा ये जो इसरो से रिलेटेड जो प्रमुख उपग्रह उन्होंने भेजे हैं अलग अलग ग्रहों पे, जहाँ पे भी उन्होंने भेजे हैं, चंद्रमा पे भेजे हैं, मंगल पे भेजे हैं, ठीक है, और भी जो विभिन्न एजेंसियां हैं, सारी एजेंसियों के मैं आपको एक अलग से वीडियो में, सेपरेट वीडियो में उनके मैं आपको लाऊंगा, तो आप उसमें अच्छे से ये अंतरिक्ष यान से संबंधित सारी जानकारी ले पाएंगे, ठीक है मित्रों। अंतरिक्ष से संबंधित और जो ये अनुसंधान केंद्र होते हैं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित अलग अलग देशों के, उस वीडियो में मैं आपको लाऊंगा, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको ये पार्ट अच्छे से समझना है तो इस मेरी वीडियो को पूरा देखें, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, नहीं तो आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे और आपसे बहुत सी चीज़ें बनेगी नहीं, ठीक है मित्रों। क्योंकि देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की साइंस की पुस्तक, इसके बाद कक्षा 7 की भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम कक्षा 7 की पढ़ेंगे तो उसमें भी ये टॉपिक रहेगा, उसमें ये और विस्तार से रहेगा, उसमें और अन्य चीज़ें उसमें जुड़ जाएंगी। तो देखिए अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको वो वाला अध्याय भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो अध्याय भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी आपके मस्तिष्क में प्रश्न होते हैं, वो आपके लिए उनका हल नहीं मिल पाएगा, ठीक है मित्रों। तो इसलिए मेरी ये जो वीडियो है भले ही 1 घंटे की है, देखिए ये सारी वीडियो 1 घंटे से कम की नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पाठ हम पढ़ रहे हैं, पूरा अध्याय हम एक साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए ये वीडियो आप सोचें कि 1 घंटे से कम की हो तो ये नहीं हो सकती, ठीक है। ये कोई मनोरंजन वाला वीडियो तो है नहीं कि मनोरंजन किया और आगे बढ़े, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुने और समझें, ठीक है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे, ठीक है। तो प्राचीन काल में लोग थे, उनके पास यातायात के कुछ भी साधन नहीं थे, वो पैदल चल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। उन्हें कोई सामान पहुंचाना हो एक जगह से दूसरी जगह तो वो अपनी पीठ पे लाद कर ले जाते थे। फिर बाद में इंसानों में थोड़ी और अकल आई, वो पहले शिकार करते थे, ठीक है, फिर उनमें थोड़ी सा और दिमाग आया तो उन्होंने क्या किया, यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है मित्रों। तो यातायात के लिए वो पशुओं के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। जब इंसान ने क्या किया, पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया, तो वो पशुओं के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, ठीक है मित्रों। प्राचीन काल में जल मार्ग से आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। प्रारंभ में लकड़ियों के लट्ठों से बनी खोखली गुहिका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी, ठीक है। तो गुहिका बनाई जा सके नावें बनाई जा सकी थी, ठीक है। तो प्रारंभ में क्या, लकड़ी के लट्ठों में खोखली गुहिका बनाई जाती थी, ठीक है, और उसी से फिर खोखली गुहिकाओं को मिला के नाव बना लेते थे।
इसके पश्चात लोगों ने लकड़ियों के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव बनाने की आकृति बनाना सीख लिया। ठीक है मित्रों, फिर जैसे जैसे समय बीता उन्होंने बहुत से प्रयोग किए प्राचीन मानव ने, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर वो नाव बनती गई और जो वर्तमान नाव हम देख रहे हैं उन्हीं प्रयोगों की कारण हमें वर्तमान नाव देखने को मिल रही है। ठीक है मित्रों, तो ये जो नावें होती थी वो जीवों की आकृति के सादृश्य थी। ठीक है, जीवों की आकृति के सादृश्य मतलब जो जलीय जीव थे, नाव उसके सादृश्य थी। हमने क्या है अध्याय 8 एवं अध्याय 9 में मछली की धारा रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा की थी। ठीक है, किससे? मछली की धारा रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा की थी। पहिए के आविष्कार से यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। ठीक है, पहिए की जब आविष्कार हो गया तो उसने यातायात प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहिए पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। तो देखिए मित्रों, कुछ ना कुछ जो इंसान है, हम इंसान हैं, हर प्रकार का कुछ ना कुछ प्रयोग करते ही रहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से प्राचीन मनुष्य था, उसने भी पहले कहीं से कोई पत्थर लुढ़कते हुए देखा होगा, तो शायद किसी प्राचीन मनुष्य के दिमाग में आया होगा कि इस गोल पत्थर के द्वारा हम इसे दो लकड़ियों के बीच में फंसा के और उसकी गाड़ी बना के और उसे जानवर के ऊपर लगा के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, अब आगे 19वीं सदी के आरंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाज़ों पर निर्भर करते थे। ठीक है, तो देखिए 19वीं सदी के प्रारंभ तक मतलब आज से करीब 100-150 साल पहले भी अधिकतर मनुष्य कैसे जाते थे? आते जाते थे बैलगाड़ियों से आते जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। फिर भाप के इंजन के आविष्कार से परिवहन के एक नए साधन का विकास हुआ। तो जब भाप का इंजन बना तो उसका आविष्कार हो गया, तब फिर ये गाड़ियाँ जो वर्तमान वाहन है वो आना शुरू हुए। ठीक है मित्रों, तो जब शुरुआत हुई भाप का इंजन जब बना तो सबसे पहले भाप के इंजन से चलने वाली सवारी गाड़ी तथा मालगाड़ी के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का भी फिर प्रयोग किया गया। ठीक है मित्रों, तो जब भाप का इंजन का आविष्कार हो गया तो फिर जो हम आजकल देखते हैं रेलगाड़ी, तो इन सब चीज़ों का फिर आगे आविष्कार होता गया। ठीक है, फिर रेल की पटरियाँ बनी। देखिए ये हैं कुछ साधन जिनके जरिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं रेलगाड़ी भी बनी हुई है, साइकिल भी है, जहाज भी है, ठीक है, एरोप्लेन भी है, बस भी है। तो ये सारे हमारे संसाधन है एक जगह से दूसरी जगह जाने के। ठीक है मित्रों, फिर रेल पटरियों का भी निर्माण हुआ। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव, जहाज़ों का उपयोग होने लगा। 19वीं सदी के आरंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ। ठीक है मित्रों, तो जब 19वीं सदी का आरंभ था 1900 के आसपास, ठीक है, 1910 के आसपास आविष्कार हुआ किसका? जहाज़ों का, एरोप्लेन जो वायुयान आप देखते हैं उसका विकास हुआ, जिसमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्रियों तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे और विकास हुआ तो विद्युत रेलगाड़ी, ठीक है, एकल रेलगाड़ी मतलब एक पटरी वाली रेलगाड़ी, प्राध्वनिक मतलब सुपरसोनिक वायुयान जो आजकल उपयोग होते हैं युद्धों में। ठीक है मित्रों, युद्धों में उपयोग होते हैं सुपरसोनिक एरोप्लेन। ठीक है, मतलब जेट प्लेन बोलते हैं उसको, जेट वायुयान। ठीक है, प्राध्वनिक वायुयान, जैसे क्या बोलेंगे हिंदी में, प्राध्वनिक वायुयान। ठीक है, अंतरिक्षयान 20वीं सदी के कुछ योगदान हैं। ठीक है, तो 20वीं सदी में इनका और अच्छे से
विकास किया। चित्र 10.1 में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से आधुनिक परिवहन के साधनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें सही क्रम में उसे व्यवस्थित करना है। सबसे पहले सबसे प्राचीनतम वाहन, फिर उसके बाद आधुनिकता की ओर आपको आना है। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता? तो हाँ मित्रों, उसमें हमारी एक बैलगाड़ी है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता। या बहुत ही कहीं आप बहुत अंदर वाले गांव में जाएंगे जहाँ पे बहुत ही कम कोई अभी रोड भी ना पहुंची हो, शायद आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी बैलगाड़ी। बाकी आजकल बैलगाड़ी देखना मुश्किल है, बहुत ही कम बैलगाड़ियाँ देखने को मिलेंगी आपको। लोग यह चलिए अब 10.2 पढ़ते हैं। यह डेस्क कितना चौड़ा है? देखिए अब हम जानेंगे चौड़ाई लंबाई के बारे में, दूरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही बोल रहे हैं कि यह डेस्क कितना चौड़ा है। लोग यह कैसे पता लगाते हैं कि वे कितनी दूर चले? ठीक है, तो पुराने लोग कैसे पता लगाते थे कि वह कितनी दूर चले? वो कदमों को गिनते थे। ठीक है मित्रों, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो कदमों का इस्तेमाल करते थे, कदम गिनते थे कि एक जगह से दूसरी जगह वो कितनी कदम में पहुँचे। ठीक है मित्रों, लेकिन आजकल फिर धीरे धीरे इसी का देखिए, कदम गिनते थे तो सबके कदम एक से नहीं आते थे, अलग अलग लोगों की जब कदम गिनते थे तो अलग अलग लोगों की कदम अलग अलग होंगी। ठीक है मित्रों, कोई कदम एक किसी का कदम 1 फुट का होता है, किसी का कदम 2 फुट का। ठीक है, छोटा बच्चा होगा तो उसका कदम और छोटा होगा। ठीक है, आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं? आप कैसे पता लगाएंगे बताइए मित्रों कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी? तो देखिए ये चीज़ हम कैसे पता लगाएंगे बताइए? हम दूरी से ही पता लगाएंगे कि हमें हमारे स्कूल तक पहुंचने में बस या रिक्शे की आवश्यकता होगी या फिर हम पैदल जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें दूरी पता है या हमें दूरी का अंदाज़ा है या हमें समय का अंदाज़ा है कि वो तो पास में ही है, वहाँ तक जाने में हमें कुछ मिनट ही लगेंगे, तो हम पैदल चले जाएंगे। अगर हमें पता है कि हमें वहाँ पे जाने में आधा घंटा लगेगा, तब हम फिर वहाँ पे बस का या रिक्शे का उपयोग करेंगे या हम साइकिल से भी वहाँ पे जा सकते हैं। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या इसके लिए बाज़ार तक पैदल जाना संभव होता है? तो देखिए मित्रों, आजकल तो नहीं है संभव, क्योंकि आजकल जैसा चलन बन गया है उस हिसाब से आजकल आदमी काम करता है। नहीं तो पहले तो पैदल भी लोग चले जाते थे, लेकिन बस यही है कि पैदल जाने में थोड़ी सा समय खर्च होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा समय लगता है। तो आजकल उसी समय को बचाने के लिए आजकल हम किससे जाते हैं? बस से, क्षमा कीजिए, बस से नहीं, रिक्शे से जाते हैं। रिक्शा या ऑटो से हम जाएंगे। ठीक है मित्रों, किससे जाएंगे? रिक्शे या ऑटो से हम जाते हैं। हमें बाज़ार जाना होता है तो रिक्शे या ऑटो से हम जाते हैं और अपना जो भी सामान होता है उसे खरीद के हम लाते हैं। कोई स्थान कितना दूर है यह प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए हमें अगर कहीं पे भी आना जाना है तो ये जानना ज़रूरी है कि वह कितना दूर है। ठीक है, हमें जाना कितना दूर है इसका हमें अनुमान होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए कैसे जाएं। ठीक है, तो ये अनुमान लगाना ज़रूरी है कि कोई जगह कितनी दूर है, इससे हम ये अनुमान लगाएंगे। देखिए एक अंदाज़ा हमें ये लगाने की आवश्यकता होती है कि कोई स्थान कितना दूर है। ठीक है, फिर दूसरा अनुमान हम देखिए, जब हमें वो अनुमान है उसके बारे में हमें थोड़ी अंदाज़ा है कि वह जगह कितनी दूर है जहाँ हमें जाना है, तो हम उस हिसाब से अपना अनुमान लगाएंगे कि हम पैदल जाएं या बस से जाएं या रेलगाड़ी से जाएं या पानी के जहाज़ से जाएं। ठीक है, अब मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं और आपको कुछ सामान लेने जाना है। अब कुछ भी छोटा मोटा सामान लेने जाना है और दुकान भी आपकी ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप वहाँ पैदल चल के जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो क्या आप पैदल चल के जाएंगे?
ठीक है, तो नहीं जाएंगे ना मित्रों, या तो आप बस का उपयोग करेंगे या वहाँ तक रेलगाड़ी जाती है तो आप रेलगाड़ी से जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको एक एक देश से दूसरे देश जाना है या आपको एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाना है तो देखिए वहाँ पे क्या पड़ेगा, समुद्र पड़ेगा। तो समुद्र तो आप तैर कर या चल कर पार नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप वहाँ कैसे जाएंगे, पानी के जहाज से जाएंगे। ठीक है, या आप वायुयान से जाएंगे। ठीक है, जैसे भारत देश से आपको यूएसए जाना है तो यूएसए आप किस से जाएंगे, अमेरिका आप जाएंगे वायुयान से। ठीक है, आप उधर पैदल नहीं जा सकते क्योंकि बीच में बहुत बहुत बड़ा समुद्र पड़ेगा, तो आप कैसे जाएंगे वहाँ तक पैदल। वैसे भी पैदल आप जा ही नहीं पाएंगे, आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। पहले आप यहाँ से जाएंगे पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से होते हुए आगे कजाकिस्तान या इधर टर्की से होते हुए फिर आप यूरोप पहुँचेंगे। यूरोप के बाद क्या जाएगा, यूरोप के बाद समुद्र आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आप पैदल ऐसे नहीं जा सकते। आप सोचिए ज़रा कि कितनी मजाकिया बात लगेगी कि हम अमेरिका पैदल चल के जा रहे हैं, ऐसा कोई सब उसे मूर्ख समझेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अंदाज़ा होता है। ठीक है, हर मनुष्य को इतना अंदाज़ा होता है कि कौन सी जगह कितनी दूर है और वह उस हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है मित्रों, कभी 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 ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। पहेली तथा बूझों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहेली तथा बूझो एक डेस्क पर एक साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क से कभी अधिक भाग डेस्क की अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। ठीक है मित्रों, तो देखिए आपने स्कूल में अधिकतर इस बात को ज़रूर देखा होगा कि बच्चे लड़ते हैं। किस बात के लिए लड़ते हैं, जो भी छात्र रहते हैं, जब आप भी छोटे होंगे, जो हम अभी इस वीडियो को जो बड़े बच्चे देख रहे हैं, जो छात्र कक्षा 6 में नहीं है या वो 10 में भी, कक्षा 10 में भी नहीं है, किसी भी नहीं है, वो कॉलेज में है, तो आपको ज़रूर याद होगा कि जब हम स्कूल में थे तो इस बात को लेकर ज़रूर लड़ाई होती थी कि इतना हिस्सा मेरा है। जैसे मान लीजिए ये आपकी डेस्क है, तो हम क्या करते थे, अपने डेस्क का बंटवारा कर लेते थे, बांट लेते थे कि ये इतनी डेस्क आपकी है और इतनी डेस्क मेरी है। ठीक है, ताकि इस बात की लड़ाई ना हो कि ये डेस्क तुम हमारी इतनी इधर, हमारे इधर पे आ गए। ठीक है, तू मेरे पास में आ गया, मेरी आधी डेस्क को घेर लिया, मेरे लिए जगह नहीं छोड़ी। तो ये सारी चीज़ें बचपन में ज़रूर होती थी। ठीक है मित्रों, अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया तथा डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींच दी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भी करते थे, डेस्क को दो बराबर भागों में बांट लेते थे और उस हिसाब से फिर हम अपनी डेस्क का उपयोग करते रहते थे और लड़ाई भी नहीं होती थी। ये दोनों ही अब मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं। ठीक है, बूझो और पहेली क्या है, गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन है और बूझो ने सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। तो बूझो क्या है, खेलने के लिए अपने साथ हमेशा एक गिल्ली और डंडा रखता है। तो उसने गिल्ली और डंडे से इस प्रकार से डेस्क की लंबाई को माप लिया और उसे बीच में से बांट दिया। ठीक है, यहाँ पे एक डंडा और एक गिल्ली लगी, यहाँ पे एक डंडा और एक गिल्ली लगी। इस तरीके से क्या बन गया, ये बट गया। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये डेस्क बट गई और उन दोनों का झगड़ा समाप्त हो गया। चित्र 2 में देखिए, उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास कैसे किया। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया, ये चित्र है, इन्होंने इस प्रकार से गिल्ली और डंडे से डेस्क को माप लिया और अपनी अपनी जगह को बांट लिया। ठीक है मित्रों, ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई और दो गिल्लियों की लंबाई के उपयोग के बराबर है। ठीक है, योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया, जिससे डेस्क का आधा भाग
जिससे डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। ठीक है, कुछ दिनों बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझू का पुराना गिल्ली डंडा खो गया है, अब उसके पास गिल्ली डंडा का नया सेट है। अब देखिए कि वे गिल्ली डंडा के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते दिखाई देते हैं। तो देखिए मित्रों, अब गिल्ली डंडा क्या है, पहले तो उनने गिल्ली डंडा से माप लिया था और वो उसका सही सही मापन हो गया था और उनकी लड़ाई समाप्त हो गई थी। अब लेकिन अब देखिए, अब क्या हुआ, उसका पुराना गिल्ली डंडा गुम गया। ठीक है, गुम हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक डंडा और एक ये गिल्ली है। ठीक, तो ये इतनी जगह घेरी, यहाँ पे एक डंडा और एक ये गिल्ली है, तो अब ये क्या हो रहा है, इतनी इसको कम जगह मिल रही है। तो अब उनकी क्या है, अब वो गिल्ली डंडे के सेट से उसको नहीं माप सकते। ठीक है, अब क्योंकि ये बराबर नहीं बट रहा है। ठीक है, एक का हिस्सा ज़्यादा हो रहा है और एक का हिस्सा कम हो रहा है। आप देख सकते हैं इस चित्र में किस प्रकार से ये कम हो रहा है। तो अब फिर से ये क्या हो गई है, ये झगड़े की बात हो गई है कि उसे ज़्यादा जगह मिल रही है और मुझे कम जगह मिल रही है। तो अब क्या होता है, आइए आगे पढ़ते हैं। हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई, तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग 2 डंडे अथवा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है। ठीक है मित्रों, यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। ठीक है, तो वो जो भाग बच रहा है वो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। आप पहेली और बूझो को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप लें? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं? आप सोचते हैं कि ऐसे करने से वैसी ही समस्या उत्पन्न हो सकती है ना। मैं तो देखिए, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वो हैंड स्पान, ठीक है, बित्ता, जो अपना 1 बित्ता 2 बित्ता होता है, उससे भी वो माप सकते हैं। उससे अगर वो माप लेंगे, किसी भी एक से कहें कि हैंड स्पान का उपयोग करके उसकी डेस्क को माप लें, तो ठीक है, तो इस प्रकार से वो माप सकते हैं। या अगर उनके पास रूलर हो, ठीक है, रूलर स्केल हो, तो वो स्केल से भी उस डेस्क की दूरी को माप के और बराबर बराबर हिस्सा ले सकते हैं। या वो एक डोरी भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो आगे लिखा है यह कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यह एक कार्य कर सकते हैं कि वो एक कार्य कौन सा, एक छोटी डोरी लें। ठीक है, क्या लें, वो एक छोटी डोरी लें। ठीक है, इस पर 2 चिन्ह लगाएं, यह डोरी की एक लंबाई होगी। ठीक है, तो एक छोटी डोरी लें और उसे डेस्क पे रखें। ठीक है, डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पादों में माप सकते हैं। ठीक है, उसे आप देखिए, मान लीजिए वो जो ऊपर डेस्क दी, तो हम डेस्क पे ही चलते हैं। देखिए, ये है हमारा डेस्क। अब उस डोरी से किस प्रकार से माप सकते हैं, देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक वो इस डोरी को रखें। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें, ये रख ली। अब इस डोरी को उठाएं और इस डोरी को यहाँ वाले हिस्से से मिलाएं। ठीक है, ये वाले हिस्से को ऐसे बीच में से, मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसे मोड़ दें। ठीक है, तो जब वो मोड़ेंगे तो यहाँ कहीं से वो मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे वो निशान लगा लें कि ये बीच का हिस्सा है। ठीक है, ये बीच का हिस्सा है और इस प्रकार से वो फिर यहाँ से वो लाइन खींच दें, तो इस प्रकार से आधी आधी डेस्क बट जाएगी। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार से बांटने के लिए कह रहा हूँ। अब आइए आगे देखते हैं। तो ये डोरी से उन्हें माप लिया। ठीक है, वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरी को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं? वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, 1/4 तथा 1/8 भाग कर सकते हैं। संभवतः पहेली तथा बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि उन्हें अपने ज्यामिति बॉक्स
के पैमाने का उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। देखिए मित्रों, मैंने अभी आपको ये बताया था, पैमाना मतलब यहाँ स्केल से है। ठीक है मित्रों, स्केल से भी हम उसे माप सकते हैं। तो हमारे सभी के कंपास बॉक्स में स्केल होता ही है। ठीक है, बूझो ने यह पढ़ा है कि जब वे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे, तथा वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुके हैं। ठीक है, तो पुराने समय में इसी प्रकार से पैमाने को जब पैमाना नहीं था तो इसी प्रकार से हैंड स्पान हो गया, हाथ, अंगुल, बित्ता, पैर, ठीक है, पैरों से, कदमों से, इस प्रकार से मापा जाता था। ठीक है, या डोरियों से, इस प्रकार डोरियों के द्वारा भी अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग दूरियों को, अलग अलग लंबाइयों को मापा जाता था। ठीक है मित्रों, तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। हम आगे क्या है मित्रों, इस पाठ को भी हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का अध्याय बहुत होता है, तो जब ये 1 घंटे का हो जाएगा तो जहाँ तक भी हम आज पढ़ पाएंगे, उसके बाद हम इसके आधा भाग हम अगले हिस्से में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो अब आपको हो सकता है कि जितने भी मैं अध्याय लाऊंगा सारे 2 भागों में होंगे। तो ये अध्याय 10 का पहला भाग है, फिर अगले भाग में हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे। ऐसा भाई आगे पढ़ते हैं। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरी मापने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसकी हमें ऐसा कई बार होता है जब हमें आवश्यकता होती है किस चीज़ की, लंबाई एवं दूरी मापने की। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ते सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता है। ठीक है, किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है। ठीक है, तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप यह ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक रेखा की लंबाई के बराबर हो। ठीक है, तो हमें अगर हमारी लंबाई बताना है तो हम एक ऐसी रेखा के बारे में बताएंगे जो हमारे सिर से लेके हमारे एड़ी तक आती है। ठीक है मित्रों, यह कमरा कितना लंबा है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी 2 स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित हैं। 2 स्थान मेज के 2 किनारों की तरह आप पास हो सकते हैं। इसके विपरीत 2 स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जैसे कि इन प्रश्नों की जैसे ऊपर थे, ये सारे प्रश्न हमने किए। एक कमरा कितना लंबा है, तो देखिए कमरे की लंबाई को हम किस प्रकार से माप सकते हैं, एक रस्सी से नाप सकते हैं। डेस्क कितना चौड़ा है, ये भी हम रस्सी से माप सकते हैं। लेकिन दिल्ली और लखनऊ की दूरी हमें मापना है तो वो हम रस्सी से नहीं माप सकते। पृथ्वी चंद्रमा से कितना दूर है, ये भी हम रस्सी से नहीं माप सकते। ठीक है, इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी दूसरे। ठीक है, तो इन सभी जो भी प्रश्न हमने किए उन सब में एक बात तो समान है। क्या है वो, कि 2 स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। इन सभी में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या है, 2 स्थान जैसे मेज के 2 किनारे हो गए तो उनके पास वो बहुत पास हैं, तो हम इसके विपरीत 2 स्थान जैसे कि हमने दिल्ली और लखनऊ देखा था तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इसी प्रकार से जम्मू और कन्याकुमारी की
भी देखा था वो भी एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, एक दूसरे से सारे वो चीज़ें। उसमें जैसे हमने देखा था पृथ्वी और चंद्रमा, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की भी दूरी बहुत दूर दूर थी। आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाई मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो अगर हमें कहीं की लंबाई मापनी है तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 10.3 कुछ मापन। ठीक है मित्रों, तो अब हम कुछ मापनों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि हम किसी चीज़ को कैसे मापते हैं। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जो हम करेंगे। ठीक है, आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्रियाकलाप आपको कुछ बच्चों के साथ में समूह में मिलकर करना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अपने पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई को मापिए। ठीक है मित्रों, तो आपको क्या करना है, अपने पैर की लंबाई को लंबाई मानकर, ठीक है, एक लंबाई का मात्रक मानकर अपनी कक्षा की लंबाई तथा चौड़ाई को मापना है। ठीक है, इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने में बच गया। ठीक है, तो उसे कैसे मापेंगे, क्योंकि वो पैर की लंबाई से छोटा हो सकता है। ठीक है, वो पैर की लंबाई से हमेशा छोटा रहेगा जब आप मापेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि मापते मापते कुछ भाग मापने में बच जाए। तो वो कैसा होगा, यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले की ही भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए, जैसा कि हमने 10.1 में किया था। ठीक है, और आप उसे डोरी की लंबाई से माप सकते हैं। फिर आइए आगे पढ़ते हैं। तो आपको ये मापना है और सारणी 10.1 में लिखना है, अलग अलग चीज़ों को मापना है। ठीक है, इधर पे आपको कुछ विद्यार्थी 4-5 विद्यार्थियों को लेके इस क्रियाकलाप को करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे विद्यार्थी का नाम लिखना है। ठीक, यहाँ पे कमरे की लंबाई और यहाँ पे कमरे की चौड़ाई लिखना है। ठीक है, तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे आप, जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी को कमरे की लंबाई मापी उसने, तो उसके आए 10 पैर। ठीक है, कितने पैर लगे उसको मापने में, मान लीजिए 10 पैर लगे। किसी विद्यार्थी के बड़े पैर होंगे तो उसको कम लगेंगे, उसको 8 लग सकते हैं, हो सकते हैं। अगर किसी के ज़्यादा छोटे हैं तो हो सकता है उसको 12 पैर लगे। ठीक है, लंबाई चौड़ाई इस प्रकार से मापने में। ठीक है, तो अलग अलग पैर होंगे, अलग अलग विद्यार्थी के की पैरों की लंबाई चौड़ाई अलग होगी, तो इस प्रकार से उसकी वो भी अलग अलग आएगी। ठीक है मित्रों, अब देखिए क्रियाकलाप 2 है, क्या है, आप में प्रत्येक अपने वालिस्त का को क्षमा कीजिए, समूह में कार्य कीजिए। ये भी सामूहिक कार्य है। मैं आपको ये क्रियाकलाप फिर से पढ़ता हूँ। ये क्रियाकलाप 2 है, समूह में कार्य कीजिए। आप में प्रत्येक अपने वालिस्त को मानक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई को माप सकते हैं। ठीक है, तो वालिस्त मतलब जिसे हम बित्ता बोलते हैं, अपनी सामान्य बोलचाल स्थानीय भाषा में बित्ता बोलते हैं। ठीक है मित्रों, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको क्या बोलते हैं, बित्ता। ठीक है, 1 बित्ता 2 बित्ता। ठीक है, इसे हमारे जो मध्य प्रदेश में है उधर पे इसे बित्ता बोलते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हम माप सकते हैं। और उसमें अलग अलग, जैसे कि अभी हमने बनाई थी वो लिस्ट, इसी प्रकार से हम इसकी भी एक लिस्ट बना सकते हैं, सारणी बना सकते हैं, जिसमें होगी छात्र का नाम, उसने उस डेस्क की लंबाई मापी तो कितने बालिस्त आए, क्षमा कीजिए कितने बित्ते आए, बालिस्त क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, हाँ बालिस्त। ठीक है मित्रों, कितने बालिस्त आए और चौड़ाई में कितने बालिस्त आए, तो इस प्रकार से आपको माप के यहाँ सारणी 10.2 में लिखना है। ठीक है, मापने के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी बालिस्त के बराबर लंबी डोरी अथवा इस डोरी के लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। प्रेक्षण को सारणी 10.2 में लिखिए।
हम देखते हैं कि मापन का यह अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ अज्ञात राशियों से तुलना करना। ठीक है, तो हम क्या पाते हैं, हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशियों से तुलना करना है। ठीक है, तो मापन आप समझ गए होंगे कि क्या होता है मापन। जैसे अभी हमने मापा, पैर से मापा, ठीक है, तो उसको हमने एक मात्रक मान लिया। अब हमने उसे एक मात्रक मान लिया और उसकी जितनी डोरी रख ली। ठीक है, जैसे आपने अपने जो बालिश्त था उसके जितनी डोरी आपने काट ली। अब बार बार आप बित्ता ना खोलते हुए, आप अपने हाथ का उपयोग ना करते हुए उस रस्सी से अब आप उस डोरी से आप उस जगह की लंबाई को रख रख के माप सकते हैं। तो यही क्या हो गया, आपको एक ज्ञात राशि की अब वो एक निश्चित पैमाना बन गया कि उतना लंबा आपको मापना है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से उसे मापते जाएंगे। तो उसी ज्ञात राशि को क्या बोल देते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है मित्रों, किसी मापक के परिणाम के दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, किसी माप की मात्रक को दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। एक भाग संख्या और दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माप के परिणाम को दो भागों में लिया जा सकता है। एक भाग संख्या हो सकती है और दूसरा भाग ली गई मापक का मात्रक होता है। ठीक है, तो पहला भाग हो गया संख्या और दूसरी हो गई माप का मात्रक। ठीक है, ली गई माप का मात्रक होता है। तो इस प्रकार से उसे बांट सकते हैं हम। तो देखिए, आपको इस बालिश्त से अपने यहाँ पे लिखना है बालिश्तों की संख्या और यहाँ पे बालिश्तों की संख्या आएगी और मेज की चौड़ाई। ठीक है, उदाहरण के लिए क्रियाकलाप में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है। ठीक है, तो देखिए मित्रों, यहाँ पे 12 पैर क्या हो गई, संख्या हो गई। 12 पैर एक संख्या हो गई, जो अभी यहाँ पे बताया जा रहा था। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हम किस प्रकार से किसी भी मात्रक को मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे व्यक्त किया जाता है, तो यहीं पे उदाहरण के लिए क्या लिया है हमने, उदाहरण के लिए हमने क्रियाकलाप 1 लिया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी कक्षा की लंबाई कितनी है, 12 पैरों की लंबाई के बराबर है। किसके बराबर है, 12 पैरों की लंबाई के बराबर है, जिसमें संख्या क्या आ रही है, 12। ठीक है, 12 हो गई एक संख्या और पैर की लंबाई क्या हो गई, एक मात्रा हो गया। ठीक है, जिसे पैमाने के लिए चुना गया था। ठीक है, चुना गया है। ठीक है, तो वो पैमाना हो गया। पैर की लंबाई क्या हो गई, मात्रक हो गई और 12 क्या हो गए, 12 संख्या हो गई। ठीक है, आप सारणी 1, 10.1 तथा 10.2 में अंकित सभी पैमानों का अध्ययन कीजिए। क्या प्रत्येक पैर आपकी मापी गई कमरे की लंबाई से सभी माप बराबर हैं? तो आपको ये देखना है, क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी मापक बराबर हैं? तो देखिए, प्रत्येक पैर को मापना है आपको। ठीक है, तो आप प्रत्येक पैर को देखिए, सभी पैर आपको एक से नहीं मिलेंगे या सभी बालिश्त आपको एक से नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखिए आगे लिखा है, क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिश्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि आपकी बालिश्त की लंबाई में आपके मित्रों की बालिश्त की लंबाई से भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाई में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपने बालिश्तों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं भी अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे यह नहीं समझ पाते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है। ठीक है मित्रों, तो देखिए क्या होता है, जब हम इस प्रकार से बालिश्त या पैर से हम किसी भी लंबाई या चौड़ाई को मापते हैं तो उसमें हम ये नहीं बता सकते। ठीक है, या किसी दूसरे व्यक्ति को हम यह लंबाई नहीं समझा पाते।
ठीक है। तो क्यों नहीं आएगी समझ में, क्योंकि उसकी पैरों, अगर वो मापेगा तो उसके पैरों की लंबाई अलग है और हम नापेंगे तो हमारे पैरों की लंबाई अलग है। इस प्रकार से हम उसे इस प्रकार से पैरों और बालिस्तों की लंबाई से नहीं समझा सकते। ठीक है, तो आगे आगे पढ़ते हैं। क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिस्त अथवा पैरों की लंबाई जानना आवश्यक है। ठीक है, तो वास्तविक लंबाई जानने के लिए हमें क्या जरूरी है कि हमें पैरों की लंबाई पता हो। ठीक है, तो इसे कैसे जानेंगे, देखिए पुराने आदमी तो इसी प्रकार से काम करते थे। ठीक है, उसमें क्या होता था, कभी किसी को ज़्यादा ज़मीन चली जाती थी और कभी किसी को कम ज़मीन जाती थी, क्योंकि सभी के अपने अपने पैरों की माप, सभी के पैरों की माप क्या होती थी, अलग अलग होती थी। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। ठीक है मित्रों, तो हमें मापन के लिए ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी के लिए समान हो, अलग अलग ना हो। ठीक है मित्रों, आइए अब 10.4 में देखते हैं क्या है। मापन के मानक मात्रक। ठीक है, क्या देखते हैं, मापन के मानक मात्रक। तो क्या है मापन के मानक मात्रक, आइए पढ़ते हैं। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापकों का एक मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। ठीक है, तो पुराने समय में क्या होता था, पैरों की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, ठीक है, कदमों की दूरी, इन सभी को मापने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इन सभी से लंबाई चौड़ाई मापी जाती थी। ठीक है, इनका सामान्य उपयोग किया जाता था। देखिए आगे है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामिति रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। ठीक है, तो देखिए हम इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, कक्षा 6 में अभी जो हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, अभी मैं कुछ दिन बाद भूगोल की भी वीडियो लाने वाला हूँ, वो भी मेरी तैयार हो रही हैं। पहले मैं सारी विज्ञान की लाऊंगा, फिर अभी कुछ दिन बाद मैं भूगोल की डालना शुरू कर दूंगा, फिर कुछ समय के बाद मैं इतिहास की भी डालूंगा। ठीक है मित्रों, इस क्रम में सारी कक्षा 6 की सारी बुक्स हैं वो कवर करूंगा। और मैथ्स तो मैं एक अलग प्रकार से आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, जिसके लिए आप मेरा गणित IQ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी उसमें एक भी वीडियो नहीं डली है, लेकिन जल्द ही उसमें वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, तो वो मैथ्स की मेरी वो वाली वीडियो होंगी, वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक सभी विद्यार्थियों के लिए यूज़फुल होने वाली हैं। ठीक है मित्रों, वो बहुत ही उपयोगी होंगी। जो कक्षा 10 में है, यदि उसे ऋण धन का उपयोग कैसे करना है, ठीक है, बहुपदों वाला पाठ है हमारा। ठीक है, आपको वो बहुपद कैसे बनाने हैं, आपको लाभ हानि और सारी चीज़ें हैं, सर्वांग समता, ठीक है, चतुर्भुज, त्रिभुज, तो ये सारे टॉपिक मैं एक साथ मर्ज करके, ठीक है, एक साथ करके मैं लाऊंगा। तो जो कक्षा 6, 7, 8 किसी भी कक्षा में है, वो वीडियो सभी के लिए यूज़फुल होंगी। ठीक है मित्रों, वो तो प्लीज़ आप उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको वो मैथ्स का अच्छा कंटेंट मैं आपको लाऊंगा, जिसमें किसी भी क्लास का वो होगा, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की किसी भी क्लास का बच्चा होगा, या वो कक्षा 4 का या 5 का, जिस भी क्लास का होगा, उसके लिए ये वो वाली वीडियो बहुत ही यूज़फुल होंगी। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए भी वो वीडियोस बहुत ही यूज़फुल होंगी। यदि आपको मैथ्स का बेसिक कुछ भी नहीं पता, तो ऐसे बच्चों को तो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है मित्रों, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए क्यों हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लंबाई को शुद्ध माना जा रहा है, क्योंकि जो उस खुदाई में जो भी आकृतियाँ मिली, ठीक है, वो ज्यामितीय रचनाओं को देखने पे प्रमाणित होता है कि वो जो भी मापन के लिए उपयोग करते थे वो परिशुद्ध था। ठीक है मित्रों, अब आइए देखते हैं कोहनी से अंगुलियों के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहती हैं, लंबाई मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था।
जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के लिए फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्र में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। ठीक है मित्रों, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी फुट की लंबाई। ठीक है, लेकिन फुट का उपयोग प्राचीन समय में होता था। लोग एक गज कपड़ा फैली बाहों के सिरे से अपने अपनी ठोड़ी तक मापते थे। ठीक है, तो एक गज कपड़ा कैसी, फैली बाहों से। ठीक है, फैली बाहों से अपनी ठोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग लंबाइयों से अलग अलग मापों से अलग अलग लंबाई मापी जाती थी। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुली अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में यह पुष्प विक्रेता पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर को अमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। ठीक है, हर व्यक्ति की माप में भिन्नता आपको मिलेगी, जैसे कि हमने प्रयोग में भी हमने क्रियाकलाप में करके देखा था। शायद इसी कारण भी माप में उलझनें आई होंगी। 1790 में फ्रांसीसियों ने माप के एक मानक मात्रक की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। तो 1790 में फ्रांसीसियों ने यह मानक प्रणाली प्रारंभ की, जिसे क्या कहते हैं? मीटरी पद्धति कहते हैं। यह समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। ठीक है मित्रों, क्या कर लिया? इसे एक सेट के रूप में स्वीकार कर लिया संसार के समस्त वैज्ञानिकों ने। आजकल इसी मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है, पूरे विश्व में इसी प्रणाली का उपयोग हो रहा है, मीटर प्रणाली का। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, और एसआई मात्रक। ठीक है मित्रों, जिसे हम क्या शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसआई मात्रक। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एक पैमाना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर का पैमाना है। हमारे घरों में समझ लीजिए, हम अपने स्कूल के रूलर में इसी प्रकार का स्केल रखते हैं। हमारे बैग में इस प्रकार का रूलर मिलता है, जिसे हम स्केल कहते हैं, या फिर हमें पैमाना भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ लंबाई की चीज़ें दी हैं। लंबाई है, चित्र 10.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपको ज्यामिति बॉक्स अथवा 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ज्यामिति बॉक्स 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। ठीक है मित्रों, तो देखिए हम सभी के पास स्केल होता ही है। आप उसे देख लीजिए, वो 15 सेंटीमीटर का होता है, और बड़ा वाला स्केल 30 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है मित्रों, तो 1 मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो प्रत्येक मीटर को क्या 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं। ठीक है, देखिए मीटर के हुए 100 बराबर भाग। ठीक है, समझना बात को, मीटर के हुए 100 बराबर भाग। ठीक है, तो उन्हें सेंटीमीटर कहा गया। अब सेंटीमीटर के हुए 10 बराबर भाग, तो उसे क्या कहा गया? मिलीमीटर कहा गया। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए
क्योंकि आपको इस कक्षा में और आने वाली कक्षाओं में इन चीज़ों की, इन मात्रकों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। लंबाई दूरी के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है, इसलिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। ठीक है, देखिए छोटी दूरी है तो हम, कम लंबी दूरी है, ठीक है, जिसकी लंबाई कम है उसे तो हम मीटर में माप सकते हैं। लेकिन अगर वही लंबाई ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए आपको अपनी स्वयं की लंबाई मापना है, तो आप उसे मीटर में माप सकते हैं या सेंटीमीटर में माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको जिस भी शहर में आप हैं, ठीक है, उधर से आपको दिल्ली की लंबाई मापना है। ठीक है, अगर आप दिल्ली में ही बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो बात अलग है। अब आप मान लीजिए अगर दिल्ली में है तो दिल्ली से लेके अगर आपको कन्याकुमारी तक की लंबाई मापना है तो आप उधर पे मीटर का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो मीटर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू उसमें आपको मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, इसलिए मीटर की जगह किसका यूज़ होगा, अब किलोमीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, दिल्ली से अगर हमें मापना है कन्याकुमारी तक की दूरी तो हम किलोमीटर का उपयोग करेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, आप जब गणित पढ़ेंगे तो इसमें आपको बदलने आएगा कि 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए या 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। इस प्रकार के आपको प्रश्न आएंगे तो आप इसे पढ़ के भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, मैथ्स में मैं आपको बताऊंगा ही, गणित जब मैं आपको कराऊंगा तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको वहाँ पे भी बताऊंगा। ठीक है मित्रों, अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को पैमाने का उपयोग करके दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने ऊपर जो क्रियाकलाप 1 किया था उसमें कमरे की लंबाई मापी थी, डेस्क की लंबाई नापी थी। तो अब हम जो भी हमने क्रियाकलाप 1 और 2 किया था पैरों और हाथों के द्वारा, उसे हम इस लंबाई के एसआई मात्रक से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें सही सही लंबाई और चौड़ाई मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है सही ढंग किसी भी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए एक सही ढंग है। ठीक है, अब आइए अगला पढ़ते हैं 10.5। यहाँ पे क्या है, लंबाई की यथार्थ माप। ठीक है, लंबाई की यथार्थ माप मतलब शुद्ध माप। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है। ठीक है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ को काम में लाता है। ठीक है, तो देखिए आपको अलग अलग व्यक्ति, ठीक है, एक दर्जी है वो आपको फीते का उपयोग करता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अगर एक आप ठेकेदार है, ठीक है, तो ठेकेदार मतलब आप समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अगर वो प्लॉट बेच रहा है तो उसके पास उसके लिए अलग एक टेप होता है, बड़ा टेप, जिसमें क्या लिखा होता है, सारी ये लंबाई चौड़ाई मीटर में लंबाई चौड़ाई फुट में भी लिखी होती है। एक व्यापारी के पास क्या होता है, मीटर के लिए मीटर छड़ होती है कपड़े को मापने के लिए। किसी वस्तु की लंबाई को मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना होगा। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेरा मापने अपनी सीने की माप के लिए आप मीटर के पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे माप के लिए हमें क्या चाहिए, फीता सुविधाजनक होगा। ठीक है, तो हमें अलग अलग चीज़ों की मापन के लिए अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे पेड़ का, अगर आपको पेड़ का उदाहरण लें, पेड़ का घेराव मापना है तो आप उधर पे व्यापारी की मीटर छड़ का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर छड़ मुड़ेगी नहीं, तो जब वो मुड़ेगी नहीं तो हम उसकी घेराव को नहीं माप पाएंगे। तो इधर पे क्या लगेगा, दर्जी का फीता लगेगा, उसके जरिए हम पेड़ की जो गोल घेरा है हम उसे माप सकते हैं। तो हम सुविधा के अनुसार इस काम को
करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं छोटी 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 के आगे क्या है? छोटी लंबाई जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स से 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ला सकते हैं। ठीक है, अब हमें छोटी लंबाई नापना है तो हम उसे अपने स्केल से भी माप सकते हैं। ठीक है, हमें अपने कंपास बॉक्स को या हमें अपनी बुक को या किसी भी छोटी, मान लीजिए आपको अपनी डेस्क ही मापना है तो आप इस पैमाने के जरिए उसे माप सकते हैं। लंबाई मापते समय निम्नलिखित सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए। ठीक है, तो देखिए आपको क्या जरूरी है। देखिए आपको तिरछा नहीं रखना, जैसे यहाँ पे ये तिरछा रखा हुआ है, आपको लंबाई मापते समय इसे तिरछा नहीं रखना। ठीक है, देखिए आगे के चित्र, देखिए आपको लंबाई मापते समय इस प्रकार से रखना है। ठीक है, और ये जब आप स्केल देखेंगे तो ये 0 से शुरू होता है। कहाँ? यहाँ 0 रहता है, 0 से शुरू होता है, 0 से 1, तो आपको 0 से रखना है। जहाँ पे 0 हो सबसे शुरुआत में आप देखिए 0 होगा तो 0 को रखिए। ठीक है, 0 को अपने डेस्क के एक छोर पे रखिए, 0 को रखिए। ठीक है, अब आप किसी भी चीज़ की लंबाई को माप सकते हैं। तो आप इसे सीधा रखिए और साथ में एक बात भी है, इसे इस प्रकार से तिरछा नहीं रखना। जैसे ये नीचे वाला चित्र है, ये इस प्रकार से तिरछा नहीं रखना। अगर आप तिरछा रखेंगे तो आप सही से लंबाई नहीं माप सकेंगे। आपको इस प्रकार से सीधा रखना है, जैसा कि ये चित्र ए में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से रख के आपको मापना है, तभी आप किसी चीज़ की लंबाई को सही ढंग से माप सकते हैं। ठीक है, कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं। आप इन पैमाने के शून्यक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे उपकरण में पैमाने के शून्यक से माप लेने से बचिए। ठीक है, तो क्या करना है, अगर उसका शून्यक टूट गया है, शून्यक मतलब जो सबसे आगे शून्य रहता है, अगर वो टूट गया है तो अब आप ध्यान से उसे मापिए। आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए एक स्केल 2 तक टूटा है, कहाँ तक टूट गया देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये शून्यक है, इसका शुरुआती हिस्सा, अब मान लीजिए ये 1 यहाँ तक टूट गया, तो अब आप शून्यक के रूप में किसे ले सकते हैं, 0 को ले सकते हैं। यहाँ से आप 0 को ले लीजिए शून्यक, फिर 3 को 1 मान लीजिए, 4 को 2 मान लीजिए। इस प्रकार से आप शून्यक को मान के भी इसे किसी भी चीज़ की आप मान सकते हैं। ठीक, माप सकते हैं किसी भी वस्तु को। बस आपको क्या करना होगा, मान लीजिए इतना टूटा है तो आप इसको 0 मान लीजिए, जो 2 था उसे 0 मान लीजिए, फिर जो 3 है उसे 1। इसी प्रकार से इन संख्याओं को आप अपने मन में ही बदल के कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए ये सारे जो लिखे हैं यहाँ पे जो मान लिखे हुए हैं सेंटीमीटर के, अगर ये मिट गए तो आप क्या करेंगे, तो अब आप उससे नहीं माप सकते। ठीक है मित्रों, अब आप उस स्केल से नहीं मापिए। अगर आप मापेंगे तो आपका वो जो भी चीज़ आप माप रहे होंगे वो गलत मापेगा। ठीक है, अगर वो उसे मापेंगे तो गलत माप निकलेगी और आपका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, व्यापारी का तो विशेष रूप से। आइए आगे पढ़ते हैं। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर से काम ला सकते। देखिए जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई वही चीज़ इधर पे लिखी हुई है। ठीक है, तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए 10.8 b में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई अब आपको यहाँ पे घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो घटाने से अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक एक घटाते जाइए। ठीक है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर तक आपका टूटा है तो आप 2 सेंटीमीटर अब आपको इसमें से घटाने पड़ेंगे। जो लंबाई आई आपकी आई लंबाई, मान लीजिए 14, इतनी लंबाई आई जितनी यहाँ पे लिखी हुई है, तो अब आप क्या कीजिए, 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ से घटाना पड़ेगा। या आप उसमें अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा के, मतलब उसे अंदाज़ा क्या लगाना, देखिए जैसे ये लिखा है, जब मैंने आपको समझाया था, ये यहाँ से टूटा है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर से टूटा है। ठीक, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर तक टूटा हुआ है स्केल आपका। ठीक,
अब आप मापेंगे, इस चीज़ को मापेंगे तो अभी ये कहाँ तक आ रही, 8 तक आ रही है, ठीक है। अब वो कहाँ तक आएगी, 10 तक आएगी। तो अब 10 तक आ गई, तो अब आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर तक टूटा है तो यहाँ 10 सेंटीमीटर तक आया, ठीक है। तो 10 में से क्या घटा दीजिए, ये 2 सेंटीमीटर घटा दीजिए, तो आपकी लंबाई आपको मिल जाएगी, ठीक है। आइए अब देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे टूटे हुए पैमाने से मापना बता रहे हैं, ये इस प्रकार से आपको टूटे हुए पैमाने से रख के मापना है। देखिए ये मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि आप इस प्रकार से मापिए। देखिए मित्रों, ये यहाँ से पैमाना टूटा हुआ है, तो आप इन्होंने कहाँ से रखा, 1 सेंटीमीटर से रखा। अब 1 सेंटीमीटर से रखा तो देखिए बॉक्स कहाँ तक आ रहा, 14 सेंटीमीटर तक। अब देखिए लेकिन ये 14 सेंटीमीटर तो है नहीं, तो हमें इसमें से 1 सेंटीमीटर को घटाना पड़ेगा। तो 14 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से आप अपने स्केल से माप सकते हैं। देखिए मैं आपको इसको करके भी बता दूंगा किसी अलग वीडियो में, ठीक है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। माप लेने के लिए आँखों की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो जब आप माप रहे हो तो आपकी आँखों का एंगल सही होना चाहिए मापते समय, ठीक है। चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार आपकी आँखें जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होना चाहिए, ठीक है। अगर आजू बाजू से आप देखेंगे तो आपको देखने में कम या ज़्यादा प्रतीत हो सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सीधे सामने बैठ के मापिए उसे। देखिए मैं अभी आपको चित्र में बताता हूँ, तो आपको उस प्रकार से आपको लंबाई या चौड़ाई मापनी है, नहीं तो आप आगे पीछे से मापेंगे तो क्या होगा, आप गलत मापन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से मापना है, जैसा कि चित्र बी में है, ठीक है। कहाँ है, आप दे सकते हैं स्थिति बी के अनुसार आपको इस तरीके से मापना है। आप यहाँ माप रहे हैं, ये आपको ये छड़ माप रहे हैं इतनी, ठीक है। ये कोई वस्तु है, लंबी छड़ भी हो सकती है या पेंसिल भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको देखिए इस तरीके से सीधी नज़रों से मापना है, जहाँ पे आया ठीक वहाँ पे। अगर आप इधर से मापेंगे तो आप हो सकता है 8 सेंटीमीटर बोल दें, या आप यहाँ से मापेंगे तो आप हो सकता है 7 सेंटीमीटर बोल दें, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल जहाँ पे आ रहा है स्केल वहाँ पे बिल्कुल सीधे होके देखना है, ठीक है, नहीं तो आप गलत माप लेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब ये है हमारा क्रियाकलाप 3, क्या है, अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बालिस्तों और फिर, देखिए पहले आपको बित्ते से मापना है, फिर पैमाने का उपयोग करके मापना है। इसके लिए क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग लोगों की मतलब अलग अलग मित्रों की बात, अपने छात्रों अपने सहपाठियों अलग अलग सहपाठियों की लेके मापना है। बालिस्त से ऊंचाई एक सारणी में आ जाएगी, क्या, उसकी मापी, उसने स्वयं से मापी, अपने आपकी सहपाठी ने स्वयं से जो ऊंचाई मापी वो यहाँ पे आएगी। फिर बालिस्तों से मापेगा तो आप उसकी ऊंचाई बालिस्तों से मापिए तो वो यहाँ पे लिखिए, ठीक है। फिर उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में माप के आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये क्रियाकलाप आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है, अपने सहपाठियों के साथ। अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। इसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श की दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी अपने बालिस्तों से नापिए। फिर इसी को आपको मीटर पैमाने से मापना है। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इस प्रकार मापने के लिए कहिए और सारणी 10.3 में लिखिए, ठीक है मित्रों। तो ये आपको सभी मित्रों को साथ में मिलके करना है। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो अब आप अपने दोस्तों के साथ 5-5 का ग्रुप बना के, ठीक है, या 2-3-3 का ग्रुप बना के इस क्रियाकलाप को करें तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकता है क्योंकि विद्यार्थियों की बालिस्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए एक विद्यार्थी को आपने खड़ा किया और ऊपर उसके सिर के यहाँ निशान लगा दिया और फिर अपने उस निशान से लेके ज़मीन तक अपने बालिस्तों से नापा। अब उसी लंबाई को आप दो विद्यार्थियों से या 2 दोस्तों से माप कराइए, ठीक है। तो आपको
आपके बालिस्त और आपके सहपाठी ने जो बालिस्त से मापा उसमें आपको अंतर समझ में आएगा, लेकिन आप जब मीटर से मापेंगे तो आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। ठीक है। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों की बालिस्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब कॉलम 3 के परिणामों को देखिए, जिसमें सभी मापें मानक पैमाने द्वारा ली गई हैं। ये परिणाम एक दूसरे से बहुत समीप हो सकते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक बराबर हैं? यदि नहीं तो आपके विचार में यह अंतर क्यों है? ठीक है। देखिए ये परिणाम आ गया है। अब कॉलम 3 में क्या लिखना है आपको? पैमाने द्वारा ली गई है। ठीक है, पैमाने द्वारा ली गई लंबाई आपको वहाँ पे लिखना है। ये परिणाम देखिए, ये परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकती है, मतलब जो बालिस्त के द्वारा मापी गई वो अलग होगी और जो पैमाने द्वारा मापी गई वो अलग होगी, परंतु ये ये एक दूसरे के ठीक बराबर हैं? यदि नहीं तो आपके विचार में यह अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बालिस्तों का उपयोग तो कर नहीं रहे। ठीक है, तो देखिए बालिस्त तो एक ही है, ठीक है, अलग अलग तो है नहीं, लेकिन हमारे हाथ की लंबाई अलग अलग हो जाती है। यह अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटि के कारण हो सकता है। मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। ठीक है मित्रों, तो अगर आप पैमाने से भी माप रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ थोड़ी थोड़ी वो अलग आए। ठीक है, किसी की अलग आ सकती है, किसी बच्चे ने मापी तो हो सकता है वो मापे तो कुछ अलग आ जाए। ऐसा हो सकता है कि उसने पैमाना गलत तरीके से उपयोग किया। ठीक है, तो इस कारण से भिन्न भिन्न लंबाइयाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा आज का पहला भाग। ठीक है, पाठ 10 का ये था हमारा पहला भाग। अब अगले भाग में हम इसे 10.6 से पढ़ेंगे, किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है कक्षा 6 की अध्याय 10 का। ठीक है, विज्ञान का ये हमारा अध्याय 10 था जिसे हमने आज पढ़ा। ये हमारा पहला भाग था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। तो ये है हमारा आगे की बात क्या, इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन। ठीक है, तो हम वक्र रेखा की लंबाई का मापन कैसे करेंगे? वक्र रेखा आप समझते हैं, ये घुमावदार रेखाएं। ठीक है, कोई चीज़ घूमी हुई है तो उसे किस प्रकार मापन करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं हैं, उनका मापन कैसे करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे और क्या दिया हुआ है? 10 ये क्रियाकलाप 6, ये सारे क्रियाकलाप करेंगे हम। ठीक है मित्रों, यहाँ पे फिर ये देखेंगे, ये देखिए ये चींटी है, बताया गया है किस प्रकार से घूमती हुई जा रही है। ठीक है मित्रों, फिर आगे गति के प्रकार, तो गति के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे कि कौन सी चीज़ किस प्रकार की गति कर रही है। रेल की गति क्या है, सैनिकों की गति क्या है। ठीक है, एक सरल रेखा में जब गति की जाती है तो वो कितनी तेज होती है, हवा की गति क्या है, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है मित्रों, और अगले वीडियो में हम इस पार्ट को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसे हम पढ़ेंगे कहाँ से, हमारी 10.6 किसी वक्र रेखा की लंबाई से। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी मेरी वीडियो को देखें और ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।